जैसे अभी लॉरेंस बिश्नोई का हमने पूरा का पूरा गैंग देखा यहाँ पे, जिसमें सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो गई। उसका कितना बड़ा नेटवर्क घूमता है, जिसमें उसके कितने शार्प शूटर हैं, 600 से अधिक कहते हैं कि उसके शार्प शूटर्स हैं। तो क्या जो वहाँ से प्रशिक्षण लेके आ जाएंगे 20,000 की 12 लाख रुपए लेकर के, वो गैंगस्टरिज्म में नहीं जाएंगे? तो इसको समझने की जरूरत है कि एजेंडा क्या है मिलिटराइज करने के पीछे का। बीजेपी का एजेंडा इसमें साफ है कि वो बजरंग दल में जाएंगे, वो क्षत्रिय सेनाओं में जाएंगे। सीए एनआरसी का बिल उनको रद्द करना पड़ा, किसान कानून उनको वापस लेने पड़े, बैंक को प्राइवेटाइज वो नहीं कर पाए सारे के सारे हड़तालों के बाद। अग्निपथ के बाद उनके पास इसकी ताकत बहुत ज़्यादा आ जाएगी कि ऐसी कोई भी आंदोलन की आवाज़ उठती है वो इस मिलिटराइज यूथ के दम पे एक अपने सिविल युद्ध जो है देश में करा करके एक तरफ नक्सलियों के खिलाफ आपने उसी गांव में से लोगों को प्रशिक्षित करके तैयार करके खड़ा कर दिया। 10 साल में छत्तीसगढ़ उससे और बर्बाद हुआ और नक्सलिज्म काफी बड़ा ही। मुझे लगता है कि पूरे देश के स्तर पे ये उसी तरीके का सलवा जुड़ूम है और उससे देश का हालत भी वैसी होगी जैसे आज छत्तीसगढ़ की है। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਲਾਂਟਡ ਵਿਰੋਧ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। जो सारे असली किसान हैं, जो सारी असली यूथ है, जो सारे असली बैंक एम्प्लॉय हैं, वो सब सिर्फ बीजेपी में ही है। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। यहाँ के भी लोगों को चिंता इस बात की तो है कि हमारी आंतरिक सुरक्षा का क्या होगा, हमारी देश की सुरक्षा का क्या होगा, हमारे सियालकोट का क्या होगा, चाइना को क्या होगा, वहाँ पे जो खड़े होने वाले लोग हैं वो क्या एक्सपीरियंस होंगे या ये 20-20 साल के लड़के जो 4 साल के लिए बस नौकरी करने जा रहे हैं। सेना के लिए जलालत है, उनकी बेइज्जती है जो ये अग्निपथ स्कीम है। और सेना को लेकर के इनकी सोच क्या है वो तो इसी से पता चलता है जब वो कह देते हैं कि बीजेपी कार्यालय में वो इनको चौकीदार लगाएंगे। क्या ये बीसीसीआई का सेक्रेटरी लगाएंगे अग्निवीर को बनने के बाद? नहीं, वहाँ पे तो वो जय शाह को लगाएंगे ना। और क्या जय शाह को ही अग्निवीर बनाएंगे? नहीं, जय शाह को वो अग्निवीर नहीं बनाएंगे, वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी ही रखेंगे। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸਕੀਮ ਅਗਨੀਪਥ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਜੰਮ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸੌਮਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੌਮਿਆ। सत श्रीकाल। ਸੌਮਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਕੀ ਆ? अग्निपथ योजना इनके हिसाब से तो एक रिक्रूटमेंट स्कीम है, पर ये कोई रिक्रूटमेंट स्कीम नहीं है, ये रिटायरमेंट स्कैम है। तो एक तरीके से अग्निपथ स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसके द्वारा जो रिटायरमेंट में जितनी भी बेनिफिट पेंशन किसी भी सैनिक को मिलनी थी वो सारा हटा करके रिटायरमेंट स्कैम करके एक रिक्रूटमेंट स्कीम के नाम पे दे रहे हैं। और ये सेना के लिए जलालत है, उनकी बेइज्जती है जो ये अग्निपथ स्कीम है। और यही समझती हूँ मैं अग्निपथ स्कीम को लेकर। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਿਕਰੂਟ ਆਉਣਗੇ। देखिए, हमारे देश में जो सेना है वो कोई जॉब की बात नहीं है, वो एक जुनून की बात है। जो युवा तैयारी करता है, जो सुबह दौड़ने जाता है, आप किसी भी गांव में चले जाइए, आप किसी भी शहर में चले जाइए, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, आप सारे मैदानों में देखोगे सुबह का जो यूथ है वो उठ के दौड़ रहा है, वो सेना के लिए तैयारी कर रहा है। अब आप उसको कह रहे हैं कि वो सिर्फ 4 साल के लिए ठेके पे नौकरी पे जाएगा और वो 10वीं के बाद तुरंत चले जाएगा, और आप उसको सारी उसमें प्रशिक्षित कर रहे हैं, मिलिटराइज कर रहे हैं एक तरीके से, और फिर उसको 4 साल के बाद नौकरी से निकाल दे रहे हैं। हास्यास्पद बात तो ये है कि हर कोई इस बारे में बाहर निकल के बात कर रहा है, चाहे वो महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, चाहे वो अंबानी अडानी हो, चाहे वो कोई भी कॉर्पोरेट हाउस हो, वो कह रहा है कि हम इनको नौकरी देंगे, हम इनको नौकरी देंगे। जबकि जो सेना है जिसके लिए वो प्रशिक्षित होंगे वो ये नहीं कह रही कि वो इन्हें नौकरी देगी कि नहीं देगी, और वो सेना की ही प्रशिक्षण लेके आ रहे हैं। तो इसको समझने की जरूरत है कि एजेंडा क्या है मिलिटराइज करने के पीछे का। तो कुछ लोगों का भय तो ये है कि वो जैसे अभी लॉरेंस बिश्नोई का हमने पूरा का पूरा गैंग देखा यहाँ पे, जिसमें सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो गई। उसका कितना बड़ा नेटवर्क घूमता है, जिसमें उसके कितने शार्प शूटर हैं, 600 से अधिक कहते हैं कि उसके शार्प शूटर्स हैं। तो क्या जो वहाँ से प्रशिक्षण लेके आ जाएंगे 20,000 की 12 लाख रुपए लेकर के, वो गैंगस्टरिज्म में नहीं जाएंगे? मुझे लगता है गैंगस्टरिज्म में जाएंगे नहीं जाएंगे वो तो अलग बात है। बीजेपी का इसमें एजेंडा क्या हो सकता है? बीजेपी का एजेंडा इसमें साफ है कि वो बजरंग दल में जाएंगे, वो क्षत्रिय सेनाओं में जाएंगे, और फिर उसके बाद मुस्लिमों के खिलाफ जो इनकी एपेटाइट की राजनीति है, जो इनकी बुलडोजर की राजनीति है, वो ये सैन्य बल के सिवाय जो यूथ है, जो मिलिटराइज यूथ है, उसके दम पर, उसके बल पर वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे, और जो अभी तक वो नहीं कर पा रहे थे, जैसे कि सीए एनआरसी का बिल उनको रद्द करना पड़ा, किसान कानून उनको वापस लेने पड़े, बैंक को प्राइवेटाइज वो नहीं कर पाए सारे के सारे हड़तालों के बाद। अग्निपथ के बाद उनके पास इसकी ताकत बहुत ज़्यादा आ जाएगी कि ऐसी कोई भी आंदोलन की आवाज़ उठती है वो इस मिलिटराइज यूथ के दम पे एक अपने सिविल युद्ध जो है देश में करा करके उसको
मतलब फिर उस तरीके से मिलिटराइज यूथ करा करके। आपने सुलवा जुडूम की बात सुनी है? छत्तीसगढ़ में जो सलवा जुडूम हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि एक तरफ नक्सलियों के खिलाफ आपने उसी गांव में से लोगों को प्रशिक्षित करके तैयार करके खड़ा कर दिया। 10 साल में छत्तीसगढ़ उससे और बर्बाद हुआ और नक्सलिज्म काफी बड़ा ही। मुझे लगता है कि पूरे देश के स्तर पर ये उसी तरीके का सलवा जुडूम है और उससे देश का हालत भी वैसी होगी जैसे आज छत्तीसगढ़ की है। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਤੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਉਹ ਭਰਤੀ ਹੋਣਗੇ, ਭਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਵਾਧੂ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। रक्षा मंत्रालय का कल ही का ये बयान है कि अग्निपथ स्कीम के सिवाय किसी और स्कीम के तहत या किसी और तरीके से भर्ती नहीं होगी। पहली बात तो ये जो वो कह रहे हैं कि भर्ती इसमें भी होगी और भी होगी, तो वो अभी इतने जितने रक्त खाली हैं उसमें भर्तियां उन्होंने अभी तक क्यों नहीं कराई? 1.25 लाख से ऊपर सेना में पद खाली हैं, फिर सेना में ही क्यों? आप यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, वहाँ पे कितने पद खाली हैं, आप स्टेनोग्राफर के देख लीजिए। आए दिन हम इसी बात पे आंदोलन सुनते हैं कि कितने पद रिक्त हैं और उसकी अभी तक भर्ती नहीं हो रही। तो जहाँ पे अभी तक भर्ती नहीं हो रही वहाँ पे तो वो भर्ती निकाल नहीं रहे हैं, कह रहे हैं स्कीम के बाद और भर्तियां और होंगी। तो ये तो एकदम जुमले की बात है। अगर इनका कोई भी प्रतिबद्धता होती भर्तियां पूरी करवाने के ऊपर, तो जो भर्तियां अभी तक खाली थी वो पूरी होती। अच्छा, सेना में तो ये है कि बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो अपने सारे के सारे एग्जाम क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं, जिनको बस एम्प्लॉयमेंट ऑफर लेटर नहीं आया है, जिनको अभी तक बस नियुक्त नहीं किया गया है। उनको भी साफ कह दिया गया है, जो 2-2 साल तक नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे उनको भी साफ कह दिया गया है कि अब इससे नियुक्ति नहीं होगी, अग्निपथ के द्वारा होगी। तो ये उनके साथ तो सरासर साफ धोखा है, जिनके जो बस नियुक्ति के इंतजार में बैठे थे। तो ऐसे तो वो आने वाले समय में बहुत सारे आंदोलित छात्र जो अभी सिर्फ नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं उनको भी बोल देंगे कि आपने जो भी क्वालिफाई किया है वो सब खत्म हो गया और हम कोई दूसरी स्कीम ले आए हैं और इसके तौर पे नियुक्ति होगी। ਅੱਛਾ ਸੌਮਿਆ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਲਾਂਟਡ ਵਿਰੋਧ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਮ ਲੋਕ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ। ये तो फिर हर उसमें आंदोलन में वो कहते ही थे कि किसान जो है, किसान आंदोलन में है वो असली किसान नहीं है। फिर जो बैंकर्स का आंदोलन हुआ था उसमें वो कह रहे थे कि जो बैंकर हैं वो असली बैंकर नहीं है। फिर उसके सिवाय इससे पहले जो आंदोलन इसका हुआ था CANRC का, उसमें भी वो कह रहे थे कि ये जो मुस्लिम है देश के वो नहीं है, बल्कि जो आतंकवादी हैं वो हैं ये जो आंदोलन कर रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि जो सारे असली किसान हैं, जो सारी असली यूथ है, जो सारे असली बैंक एम्प्लॉय हैं, वो सब सिर्फ BJP में ही है। बाकी सारे देश के लोगों को वो समझते क्या है? युवाओं को वो इतना गधा, इतना नलायक समझते हैं कि कोई भी आकर के भड़का देगा और युवा इसमें भड़क जाएगा। तो इससे समझ में आता है कि वो इस देश के नागरिक को क्या समझते हैं कि किसी के भी भड़काने में वो भड़क जाएगा। और एक तरफ तो इनका ये भी आरोप होता है कि विपक्ष कुछ करती नहीं, विपक्ष कुछ बोलती नहीं। तो विपक्ष अगर इसमें सामने आकर के बोल रही है तो उसको षड्यंत्र की तरह नहीं दिखा सकते। विपक्ष भी इसके विपक्ष में खड़ी हुई है, सारे नेता भी इसके विपक्ष में खड़े हुए हैं और जो यूथ है सड़कों पे वो भी यूथ ही है जो सेना की तैयारी करता है और वो इसलिए आक्रोशित है। और इसलिए आप हर जगह इतने बड़े मसले देख रहे हैं, आगजनी के मसले देख रहे हैं, आप तोड़फोड़ देख रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि यूथ निकला हुआ है सड़कों पे। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਫਰੈਂਡਸ ਵੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ, ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ? ये बात तो साफ है कि इससे सीधे सीधे तौर पर जो सबसे ज्यादा पीड़ित है वो मजदूरों के बच्चे हैं, क्योंकि सेना में उस रैंक पे भर्ती होने कौन जाता है? वहीं सिपाही भर्ती में रैंक भर्ती होने जाते ही गांव के लोग हैं, गांव के बच्चे हैं जो 10वीं के बाद अपना घर भी चलाते हैं, दिहाड़ी भी करते हैं, सेना में भी दौड़ते हैं और फिर भर्ती भी लेते हैं। ये बात साफ है कि चंडीगढ़ में उस तरीके का डेमोग्राफी नहीं है कि वो फर्स्ट हैंड इसको एक्सपीरियंस कर पाए और फर्स्ट हैंड इसको समझ पाए। पर यहाँ के भी लोगों को चिंता इस बात की तो है कि हमारी आंतरिक सुरक्षा का क्या होगा, हमारी देश की सुरक्षा का क्या होगा। 4 साल में ये जो सैनिक भर्ती निकल के बाहर आ जाएंगे वो अगर अंबानियों के लिए बन रहे हैं, आनंद महिंद्रा के लिए बन रहे हैं, तो फिर हमारे सियालकोट का क्या होगा, चाइना को क्या होगा? वहाँ पे जो खड़े होने वाले लोग हैं वो क्या एक्सपीरियंस्ड होंगे या ये 20-20 साल के लड़के जो 4 साल के लिए बस नौकरी करने जा रहे हैं? ਦੂਜਾ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀ ਉਹ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹਨੇ ਸਿਰਫ 4-4 ਸਾਲ ਲੈਣਾ, 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਹੋਣਗੇ। हाँ जी, तो ये इसी साफ से पता चलता है कि, और ऊपर से सेना को लेकर के इनकी सोच क्या है वो तो इसी से पता चलता है जब वो कह देते हैं कि BJP कार्यालय में वो इनको चौकीदार लगाएंगे। तो वो सेना को तो अग्निवीर जैसा नाम देंगे, चिंगारी वीर, अग्निवीर, ये सब नाम दे करके तो वो पहले ही
उसको वो कर रहे हैं। मतलब कौन इंसान होगा जो फिर अपना भर्ती होने पर भी घर परिवार में बता पाएगा कि उसकी नौकरी लगी है अगर वो अग्निवीर। ਉਹੀ ਯੂਥ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਓ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ 70 करोड़ तो हर महीने सिर्फ इनकी पेंशनों पे जाती है, एमएलए और एमपी की। और सिर्फ आप एक दिन के लिए एमपी बने हो, एक दिन के एमएलए के लिए बने हो, उसके बाद भी आप जीवन भर पेंशन उठाते हो। अगर आप एमएलए के बाद एमपी बने हो तो आप एमएलए की पेंशन अलग, एमपी की पेंशन अलग उठाते हो। तो नेता जो है वो एक तरफ अपने लिए तो सारी सुख सुविधाएं लेकर के चल रहे हैं, और भाजपा के तो खास करके। और भाजपा में तो फिर आप किसी भी रैंक पे चले जाओ, उनके एक पूर्णकालिक को भी वो सेना की भर्ती से तो काफ़ी ज़्यादा पैसे देते हैं। और आप जानते हैं कि उनके पास किस तरीके से अंधाधुंध पैसा और किस तरीके से कैपिटलिज्म पे हम जा चुके हैं कि सारा का सारा जो पैसा है वो एक पार्टी के पास एकत्रित है, और जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उसके पास भी इस समय पैसा नहीं है। तो ये बात तो साफ है कि जो अभ्यर्थी हैं वो जो इस बात पे रोष दिखा रहे हैं कि एमएलए की वो फंड जानी चाहिए, पेंशन जानी चाहिए, वो एकदम सही तर्क है अपने आप में कि ये अपने मतलब सबसे पहले तो क्या ये बीसीसीआई का सेक्रेटरी लगाएंगे अग्निवीर को बनने के बाद? नहीं, वहाँ पे तो वो जय शाह को लगाएंगे ना। और क्या जय शाह को ही अग्निवीर बनाएंगे? नहीं, जय शाह को वो अग्निवीर नहीं बनाएंगे, वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी ही रखेंगे। तो ये इनका दो मुहापन तो है इसमें साफ, और वो साफ दिख भी रहा है। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੌਮਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੋ ਇਹ ਸਨ ਸੌਮਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਗਨਦੀਪ ਰਟੌਲ ਅੱਖਰ ਦੇ ਲਈ।